स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्कूल्स पे और एजुकेशन पॉलिसी पे क्या असर पड़ा। दैट इज़, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, एंड इफ दे वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल्स? सो प्री ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश के आने से पहले कैसे एजुकेशन थी, उसका क्या एक तरीका था, उसका क्या एक वे था पढ़ाने का, और जब ब्रिटिशर्स के टाइम में जो एजुकेशन होती थी उसका कैसे तरीका होता था, कैसे पढ़ाते थे टीचर्स, या स्कूल्स किस टाइप का था। सो इसका रिपोर्ट है विलियम एडम की तरफ से, जो ये बताते हैं कि प्री ब्रिटिश टाइम में और ब्रिटिश के टाइम में एजुकेशन किस तरह से दी जाती थी। The report of William Adam. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. So, उनको ये ड्यूटी मिली थी विलियम एडम को कि वो यहाँ पर आके इंडिया को टूर करें और फिर यहाँ की एजुकेशन जो सिस्टम है उसको वो बताएं वहाँ पर। सो इन्होंने अपने एडम ने एक रिपोर्ट बनाई और फिर वो उन्होंने सेंड की यहाँ से, जिसमें लिखा था दैट एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. There were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these pathshalas was considerable, over 20 lakh. These institutions were set up by the wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. So 20 students हर कमरे में, हर क्लासरूम में होते थे और उनको पढ़ाने वाले जो होते थे उनको बोलते थे गुरु. The system of education was flexible. Few things that you associate with schools today were present in the pathshalas at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations and no regular timetable. So ये सारी चीज़ें कमी थी जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सेंड की थी. सो कोई भी क्लासरूम नहीं था, कोई बेंच नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक नहीं थी, कोई कॉपी, कोई होमवर्क, किसी भी तरह का रोल नंबर और अटेंडेंस कुछ नहीं था. क्या था उस टाइम स्कूल में? इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम. सो इस तरह से एजुकेशन मिलती थी. बनियान ट्री के नीचे हो गया, किसी भी टेम्पल के बगल में हो गया, या टीचर अपने घर बुला के पढ़ाता था. फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर. सो अमीर जो थे उनको ज़्यादा देना होता था और गरीब को कम. टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड वॉट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इन टू डिफरेंट क्लासेज. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. सो क्लास नहीं होता था कि फर्स्ट क्लास से प्रमोट सेकंड में हो, सेकंड से प्रमोट थर्ड में हो. क्लासेस नहीं थी. नॉर्मली एक सबको एक साथ पढ़ाते थे और फिर हर किसी के इंटेलेक्चुअल के बेस पर एक ग्रुप बनता था. फिर उस ग्रुप को टीचर अलग अलग तरीके से टीच करते थे, पढ़ाते थे, हर किसी के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. So जो गांव के बच्चे होते थे उस टाइम जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था सीज़न, सो उस टाइम बच्चे जो होते थे वो फैमिली के साथ मिलकर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे. सो उस टाइम के लिए एजुकेशन बंद हो जाती थी. सो ये लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहा था. The pathshalas started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. So इससे ये पता चलता है कि जो किसान परिवार होते थे उनके भी बच्चे पढ़ पाते थे, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस स्टडी नहीं होती थी. बीच टाइम 2 महीना 3 महीना ऐसे टाइम के लिए रुक दी जाती थी. न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स. नया रूटीन हुआ, नया रूल आया एजुकेशन सिस्टम में. ब्रिटिश के टाइम में क्या था वो? अप टू द मिड 19th century the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local pathshalas to function without much interference. After 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. Vernacular education का मतलब ये था कि हिंदी में ही सब ना पढ़ें और ना ही इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस को मिला के ऐसी लैंग्वेज में जिससे बच्चे को समझ में आ सके. सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस. सो जो लोकल पाठशालाज थी उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा के बिना ज़्यादा इंफ्लुएंस के, उनका सिर्फ एक मकसद था बच्चों को पढ़ाना. सो आफ्टर द 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. So regular inspection, जैसे इंस्पेक्शन आज भी होता है, वो चेक करने के लिए कि कहीं भी एजुकेशन जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, इस तरह से.
हाउ वॉज दिस टू बी डन, वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, किस तरह से होता था ये और कैसे कंपनी इस चीज़ को चार्ज लेती थी. इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स. तो इस तरह से जैसे एक इंस्पेक्शन होता है जो एक बोर्ड अपने पर्सन को भेजता है, जो उसके एम्बेसडर होते हैं उसको भेजता है ताकि वो चेक कर सके कि काम हो रहा है कि नहीं. उसी तरह पहले की जो कंपनीज थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो 4-5 पंडित को पकड़ती थी और फिर उनके अंडर में 4-5 स्कूल दे देती थी हर एक के. और फिर वो पंडित जो होते थे वो देखते थे कि विज़िट करते थे पाठशाला में और ट्राई करते थे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके. ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल. टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. सो अब स्टार्ट होता है एग्ज़ाम का. और जो गुरु थे, जो पंडित थे, इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया, सिलेबस देखा, टाइम टेबल बनाया और फिर बच्चों की एजुकेशन को चेक करने के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए इन्होंने एक एनुअल एग्ज़ाम बनाया. सिर्फ साल पे होता था, जो अभी होता है हमारे यहाँ यूटी होता है, हाफ ईयरली होता है, पहले सिर्फ एनुअल होता था, साल भर में एक बार एग्ज़ाम. Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. So इस तरह से नया एजुकेशन सिस्टम आया, इसमें टेक्स्ट बुक आई, क्लासरूम बना, बेंचेस बनी, टेक्स्ट बुक आई, ये सारी चीज़ें नए चेंज होने लगे नए रूल्स, नए रूटीन के अंडर में. पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो जो पाठशालाज ये सब रूल्स को फॉलो करती थी तो उसको गवर्नमेंट उस टाइम की, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली मेनली. दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट. और जो अपने ही चलाते थे, जिनको गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं था, सो गवर्नमेंट भी उनको नहीं मानती थी, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती थी. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास. तो जिन लोगों ने गवर्नमेंट की नहीं मानी थी, उन लोगों ने बाद में बहुत डिफ़िकल्टी फेस की, बाद में उनको भी मानना पड़ा गवर्नमेंट की जो भी एक न्यू पॉलिसी थी. In a speech delivered on January 15, 1908 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. This required a contemplation of the heroic deeds of our ancestors. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of people. Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiments in popular government. Moreover, the students should also learn some useful crafts so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their schools. ये अभी नया जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये यही चीज़ है जो औरोबिंदो घोष ने स्टार्ट की थी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको ऐसी चीज़ भी सिखानी चाहिए जिससे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें या ज्वाइन कर सकें. ऐसी चीज़ें, एक तो स्किल, एक्स्ट्रा स्किल उनकी क्रिएट की जाती थी. The new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to Pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during the harvest time when children of poor families had to work in the fields. अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हमने पुराने टाइम के पढ़ा था कि हार्वेस्ट टाइम में जो किसान फैमिली के बच्चे होते थे वो बच्चे हार्वेस्ट टाइम के नहीं आते थे, वो स्कूल्स बंद रहते थे. लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्या हो गया, जब चेंजेस आए उसमें अटेंडेंस देना ज़रूरी था. इसका मतलब कि हार्वेस्ट टाइम के भी टाइम क्लासेस चलेंगी, जो बड़ा मुश्किल होता था पुअर फैमिलीज़ के लिए अटेंड करना. Inability to attend schools came to be seen as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn. और इस चीज़ को मान लिया गया था कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा इसका मतलब कि वो पढ़ना नहीं चाहता, और जब पढ़ना नहीं चाहता तो उसको इनडिसिप्लिन मान लिया जाता था कि ये बच्चा इनडिसिप्लिन, इसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, इसको स्कूल से निकाल दिया जाए. सो ये थी नई एजुकेशन ब्रिटिश के टाइम में, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था एजुकेशन को लेकर. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू रीड line by line from your NCERT book, and if you have any problem then we will discuss on our classes, online classes. Till then all of you try to underline those words which are new for you and write down the meaning of those words in your copy. Thank you.